नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। अब ये बीजेपी के देखिए राजस्थान प्रभारी है राधा मोहन दास अग्रवाल। राजस्थान में भी एक अंता विधानसभा चुनाव का उपचुनाव हुआ था विधानसभा क्षेत्र का। वहाँ सरकार बीजेपी की है लेकिन कांग्रेस जीती है। उस पर देखिए ये क्या कहते हैं राधा मोहन अग्रवाल। राधा मोहन अग्रवाल कहते हैं कि एक अखबार लिखता है कि प्रशासन के दम पर उपचुनाव लड़ते तो अंता हमारी जेब में होता। और दैनिक भास्कर में देखिए क्या छपाव कहते हैं, भाजपा प्रभारी बोले हम चाहते तो अंता चुनाव जेब में होता, कभी कभी उनको चुनाव जिताते रहेंगे तो वो भी जिंदा रहेंगे। गहलोत आउटडेटेड हो गए हैं। इससे ये दो लाइन का बयान से क्या पूरी कहानी सामने समझ में नहीं आती कि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हम चाहते तो अंता चुनाव जेब में होता। कैसे चाहते, कैसे होता? मतलब कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी जो है वो चुनाव में गड़बड़ी करती है, ये उसकी सच है। कभी कभी उनको चुनाव जिताते रहेंगे तो वो जिंदा रहेंगे। मतलब चुनाव को मैनेज कर पाती है बीजेपी की, कहाँ किसको जिताना है, कहाँ किसको हराना है, ये सब बीजेपी के हाथ में होता है। मतलब कहने का मतलब एक छोटा मोटा चुनाव विपक्ष को जिताओ और बाकी बड़े चुनाव खुद जीतो ताकि कोई शोर भी ना मचाए, वो जिंदा रहे। क्योंकि बिना विपक्ष का तो फिर सवाल लोग खड़े करने लग जाएंगे अगर विपक्षी नहीं होगा। तो ये जो मिस्टर राधा मोहन दास अग्रवाल है, इन्होंने जो कहा है ये तो पूरी कहानी बताते, पूरी कहानी पूरा सच है। और यही चीज़ तो राहुल गांधी कह रहे हैं। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी जो है वो लगातार चुनाव आयोग को वोट चोर कह रहे हैं और मोदी जी पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चिपका रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? दूसरा ये, तीसरा ये कि राहुल गांधी ना झुक नहीं रहे तो उनको गिराया। उसके लिए विद इन कांग्रेस पार्टी एक चाल चली गई है। विद इन कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। और सोचिए इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा है? इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले वो शख्स कर रहे हैं जो अपने आप को डिजिटल मीडिया में पत्रकार बताते हैं। और पत्रकार भी वो जो कहते हैं कि हम कांग्रेस कवर करते हैं, कांग्रेस के बहुत जानकार अपने आप को समझते हैं, कांग्रेस के जानकार अपने आप को कहते हैं वो पत्रकार। और दरअसल वो पत्रकार नहीं, अब वो सोशल मीडिया के गोदी पत्रकार हो गए। आपके सामने एक तस्वीर है, देखिए रशीद किदवई बहुत सीनियर पत्रकार है वैसे तो, लेकिन मुझे बहुत हैरानी हुई इन्हें देख के कि एनडीटीवी पर इन्होंने आर्टिकल भी लिखा, एनडीटीवी की साइट पर, और एनडीटीवी चैनल पर जाकर बता रहे हैं कि कांग्रेस में एक जय जगत गैंग है। अभी जय जगत गैंग कौन सी है? जय जगत गैंग उसको कहा जा रहा है जो राहुल गांधी के लोग हैं, राहुल गांधी के पसंदीदा लोग हैं, जिनका ये कहना है कि वो न किसी कास्ट के हैं न किसी धर्म के हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। और इसलिए वो जय जगत कहते हैं कि सारी दुनिया हमारी है। और इसमें राहुल गांधी के करीबी है। और इन्हीं करीबियों से तकलीफ हो रही है उन बूढ़े हो चुके चेहरों को, उन बूढ़े हो चुके नेताओं को जिनको बाहर जाना पड़ रहा है। आने वाले अगले साल में राज्यसभा के चुनाव होने, कांग्रेस को शायद 9 राज्यसभा सीटें मिलनी है। तो वो राज्यसभा सीटें कहीं राहुल गांधी अपने लोगों को ना दे दे, इसलिए ये जो पुराने लोग हैं, पुराने चावल हैं, ये फिर उठ खड़े हुए हैं और इनका साथ इसमें दे रही है सत्ता और ऐसे पत्रकार जो अपने आप को कांग्रेस का पत्रकार यानी कांग्रेस के जानकार कहते हैं। ये अंदर एक लड़ाई चल रही है राहुल गांधी के। तो राहुल गांधी को अंदर भी लड़ना है, बाहर भी लड़ना है। लड़ना ही नहीं है, उसको खड़े भी रहना है, गिरना नहीं है। और इसीलिए कहा जाता है, राहुल गांधी ने एक दो बार कहा भी है बैठकों में अपने इंटरनल्स में कि मैं अभिमन्यु नहीं हूँ। बीजेपी ये भूल करती है मुझे अभिमन्यु समझने की। मैं अभिमन्यु नहीं हूँ। जितनी बार चक्रव्यूह रचा जाएगा उतनी ही बार मैं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलूँगा। और ये ताज़ा दौर है इस चक्रव्यूह का जो बिहार चुनाव के बाद रचा गया है, जिसमें इस बार प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़, कांग्रेसी पत्रकार या कांग्रेस को कवर करने वाले पत्रकार, यानी जिस तरह के दूसरे हथकंडे हो सकते हैं कांग्रेस के अंदर के लोग,
शशि थरूर जैसे लोग, पी चिदम्बरम जैसे लोग, पी चिदम्बरम के बेटे जैसे लोग, इन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर ये खेल देख रही है, तमाशा देख रही है और मजाक उड़ा रही है, अपने आप को सामने नहीं लाना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी अब राहुल गांधी को लेकर नहीं रही है। जब जब जितना बीजेपी ने चुनाव आयोग को डिफेंड किया है और जितना राहुल गांधी को बदनाम किया है, अब लोगों ने उनकी बात पर विश्वास करना बंद कर दिया है, इसलिए उन्होंने इन चेहरों को आगे किया है। ये फिलहाल नई तरह का चक्रव्यूह राहुल गांधी के आसपास रचा जा रहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि राहुल गांधी इस बार भी अभिमन्यु नहीं होंगे, बल्कि वो अभिमन्यु होंगे जो इस चक्रव्यूह को फंसने की बजाय इस चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर निकलेंगे। दोस्तों, बिहार के नतीजे आने के बाद जिस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी के खिलाफ टूट पड़ा है, उससे एक बात तो जाहिर हो चुकी है कि राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी को ये झुका नहीं पाए। अब राहुल गांधी झुके नहीं तो अब उन्हें गिराने की कोशिश की जा रही है। किसी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए बोझ है या कांग्रेस की हार के जिम्मेदार राहुल गांधी है। और इसी सिलसिले में जो राहुल गांधी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी को गिराने के चक्कर में उनकी खुद की शख्सियत गिरती जा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं ना, जैसे कहावत कह रहे हैं कि दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक पूरे सिस्टम के खिलाफ नहीं, बल्कि एक पूरे, यूँ लगता है एक पूरा जो कायनात है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई दिए और तूफान की है। लेकिन मैं कहता हूँ ये लड़ाई दरअसल एक दिए और कई तूफानों की है। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो राहुल गांधी को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है? लड़ाई न सिर्फ अंदर लड़ रहे हैं राहुल गांधी, बल्कि बाहर भी लड़ रहे हैं। ये यूं कहें कि न सिर्फ बाहर लड़ रहे हैं जहां बीजेपी और उनका सिस्टम सारा उनके खिलाफ है, बल्कि विद इन परिवार या विद इन पार्टी भी उन्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर एक तबका इस वक्त बहुत एक्टिवेट हो गया है, जिसे लगता है कि राहुल गांधी को गिराने का ये बिल्कुल सही मौका है। अब सिस्टम के अंदर की सफाई तो राहुल गांधी करनी है, उस पर भी बात करेंगे और कई बार बात कर चुके, लेकिन बाहर अपनी पार्टी के बाहर जो लड़ाई चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, बीजेपी, मीडिया, गोदी मीडिया, जो आप कहें, हर तरफ एक अकेले राहुल गांधी पर जो है वो लगातार निशाना साध रहे। उस लड़ाई को जीतने में राहुल गांधी ने अब तक सफलता हासिल की है। मैं जीतने की सफलता चुनावी सफलता से नहीं गिन रहा हूं, मैं इसलिए गिन रहा हूं कि रोजाना सुबह से शाम तक राहुल गांधी को इस देश की राजनीति में सबसे दोयम दर्जे का गिना जाता है, बताया जाता है, लेकिन फिर भी पूरा दिन उन्हीं के आसपास राजनीति चलती है। राहुल गांधी एक ऐसा नाम है जिसने इस देश के कई घर चला रखे हैं। जी हाँ, कई घर चला रखे हैं। वो चाहे मीडिया हाउसेस में काम करने वाले हों, चाहे राजनीतिक दलों में काम करने वाले हों, चाहे डिजिटल मीडिया में काम करने वाले हों हम जैसे लोग, या चाहे उनकी पार्टी के खुद के लोग हों। राहुल गांधी से, अकेले एक राहुल गांधी नाम से लाखों क्या करोड़ों घर इस वक्त इस देश में चल रहे हैं, उन्हीं के नाम की खा रहे हैं। कोई उनको गाली देके, कोई उनकी तारीफ करके, कोई उनके साथ खड़े होके, कोई इनके खिलाफ खड़े होके। और राहुल गांधी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। एक जो कहते हैं अंगद के टांग की तरह उन्होंने जो जमा ली है, उसका असर अब दिखता है, सामने दिखता है। बीजेपी ने हार मान ली है। यूं लग रहा है कि राहुल गांधी से बीजेपी ने हार मान ली है। बीजेपी ये समझ चुकी है कि अब हमारे बूते की बात नहीं है इस शख्स को गिराना या इस शख्स को बदनाम करना। जितना कर सकते थे कर लिया, इसलिए अब वो दूसरे तरीके अपना रही है। आप सोचिए, देश के 272 जाने माने हस्तियों से एक ओपन लेटर लिखवाया गया है राहुल गांधी के खिलाफ कि राहुल गांधी देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी हार की खाद मिटाने के लिए। ये 272 प्रोमिनेंट लोगों से लिखवाया गया है, जिसमें पूर्व आर्मी ऑफिसर्स, पूर्व डीजीपीज, पूर्व आईएएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, बहुत सारे लोग हैं। 272 लोगों से ये चिट्ठी लिखवाई गई है।
और सबको मालूम है कि ये चिट्ठी लिखी नहीं गई है। कह तो रहे कि चिट्ठी लिखी है, ये लिखवाई गई है। ऐसी चिट्ठियां अक्सर सरकारें लिखवाती हैं। लेकिन एक अकेला राहुल गांधी, जिसको आप कहते हो हमारा एसेट है, हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक है, जब तक राहुल गांधी है तब तक बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, तब ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि खुद से लड़ाई लड़ी नहीं जा रही, तो अब ऐसे चेहरों को आगे लाया जा रहा है जिन्हें सोसाइटी में सम्मान के नज़र से देखा जाता है। अब ये चिट्ठी जैसे ही बाहर आई तो जाहिर सी बात है कि इकोसिस्टम लग गया राहुल गांधी के खिलाफ। लेकिन अब वक्त, दौर बदल चुका है। राहुल गांधी के साथ खड़े होने वालों की संख्या भी उतनी है जितनी उनके खिलाफ है। एक जमाने में राहुल गांधी अकेले पड़े थे, पप्पू पप्पू कह के उन्हें अकेला छोड़ दिया गया था। लेकिन उस शख्स ने अपने अकेले के दम पर न सिर्फ अपनी वो पप्पू की इमेज मिटाई, बल्कि अपने साथ खड़े होने वालों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है। अब जब भी हमला होता है वो फौज भी खड़ी हो जाती है। और आज जब ये 272 लोगों के नामों की लिस्ट या चिट्ठी सोशल मीडिया पे आई तो राहुल गांधी की तरफ से भी बोलने वालों की एक पूरी कतार सामने आ गई और बड़े जेन्युइन से सवाल उन्होंने पूछे। उन्होंने पूछा कि भाई इन चिट्ठी लिखने वालों को पहले इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि क्यों इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन होता है इस चुनाव आयुक्तों की, उसमें बदलाव क्यों किया गया। फिर दूसरा सवाल पूछा गया कि भाई चुनाव आयुक्तों पर कोई एफआईआर, कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, उससे बचाने के लिए कानून में बदलाव क्यों किए गए। तीसरा सवाल पूछा गया कि एसआईआर करने की चुनाव आयोग को इतनी जल्दी क्यों पड़ी है और 30 दिन के अंदर अंदर क्यों चुनाव आयोग को एसआईआर खत्म करना था। चौथा कि 70 लाख वोट जो बिहार से डिलीट हुए वो क्यों डिलीट हुए। पांचवा पूछा कि जो एसआईआर हो रही है वो सेलेक्टेड राज्यों में ही क्यों हो रही, खास करके जहां बीजेपी को खतरा लगता है। और इसी तरह से कांग्रेस के लोगों ने भी, खास करके सुप्रिया सनेट ने भी सवाल पूछा है कि इस लिस्ट में सब कैटेगरी के लोग हैं लेकिन एक भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है, जबकि चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों में पूर्व चुनाव आयुक्तों में 3-4 नाम हैं जो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की साख पर बट्टा लगा है। अब कल से जब से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि भाई ये एसआईआर के मुद्दे को तो हम देशव्यापी बनाएंगे और जिसकी शुरुआत दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली में एक बड़ी रैली करके करेंगे, वहीं से बीजेपी में खलबली मच गई कि चुनाव आयोग को बचाना अब मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अब अपने सामने प्रोटेक्शन के तौर पे, एक चेहरे के तौर पे इन 272 लोगों को उतारा है। इसका मतलब बीजेपी ने हार मान ली है कि भाई हमारे बूते की बात नहीं है कि हम राहुल गांधी को हरा सके। देखिए, ये सरकार के इनिशिएटिव पे हुआ है, सरकार ने लिखवाया है, क्योंकि सरकार की क्रेडिबिलिटी तो लगभग ख़त्म है। तो वो ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों को लाया जाए, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और अलग अलग प्रोफेशन में रहे हैं, तो उनसे अगर हम चिट्ठी लिखवाएंगे तो उससे सही मैसेज जाएगा लोगों के बीच में। लेकिन हकीकत ये है कि इससे ये बात साबित हुआ कि सरकार वोट चोरी को लेकर और इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर चिंतित है, परेशान है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई है बिहार के चुनाव में। अब मुझे एक चीज़ बताइए, राहुल गांधी जब इलेक्शन कमीशन में वोट चोरी का इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं, एसआईआर के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन की बात करते हैं, तो उसमें क्या गलत करते हैं? क्योंकि जो उन्होंने अब तक पुख्ता सबूत रखे हैं उसका एक बार भी चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे पाया। चुनाव आयोग ने एक भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया, बल्कि इन सब सवालों से बचने की, छुपने की कोशिश करती है। ऊपर से ये हजम किसी को नहीं हो रहा, इस देश में किसी को हजम नहीं हो रहा, यहाँ तक कि बीजेपी के लोगों को भी हजम नहीं हो रहा कि भाई चुनाव में किसी को 85 से 90% का स्ट्राइक रेट कैसे हो सकता है कि 101 सीटों पे लड़ो और आप 90 के करीब सीटें जीत जाओ, जबकि सब लोग कह रहे थे कि मुकाबला बहुत कड़ा है। मैं उनकी बात नहीं कह रहा जो कह रहे थे महागठबंधन जीतता है, लेकिन 95% लोग कह रहे थे कि मुकाबला कड़ा है। उसके बावजूद 90% स्ट्राइक रेट, ये सवाल तो उठाता है। और राहुल गांधी के इस सवालों को और पुख्ता खुद बीजेपी के लोग करते हैं।
अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं कहता हूँ वो गोदी पत्रकार हो गए हैं, ये हो गया, मुझे भी कहेंगे तुम भी तो वही हो, तुम भी तो कांग्रेसी पत्रकार हो। देखिए, ये पत्रकार, मुझे कोई इसमें शर्म नहीं है ये कहने के लिए कि हाँ मैं कांग्रेस की बात करता हूँ, हाँ मैं कांग्रेस पे वीडियोस बनाता हूँ। उसकी दो वजह है। पहली वजह यह है कि मैं पत्रकारिता के उस रूल को नहीं भूला हूँ जो हमें पढ़ाया गया है कि पत्रकार सत्ता के साथ नहीं विपक्ष के साथ होता है। सत्ता की चाटुकारिता मैं कर नहीं सकता। दूसरी बात, सत्ता में बैठे लोगों ने और सत्ता के भक्तों ने इस देश में न्यूट्रल पत्रकारिता का रास्ता ही बंद कर दिया है। जो न्यूट्रल पत्रकार बन के रहना चाहता है उसे दोनों तरफ से गालियां मिलती है, उसका घर तो नहीं चल सकता और उसके लिए सरवाइव करना आज की डेट में नामुमकिन है। इसलिए कोई जानबूझकर सत्ता के विरोध में या सत्ता के पक्ष में पत्रकार नहीं, सत्ता के पक्ष में बेशक जानबूझ के गए हों क्योंकि वहां तो बहुत कुछ मलाई मिलती है। विपक्ष के साथ धकेला गया है, विपक्ष की बात करने पर हम लोगों को मजबूर किया गया है क्योंकि आपने विपक्ष के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। यही वजह है कि डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कांग्रेस की ज़्यादा बात होती है और यही वजह है कि बीजेपी परेशान हो गई इस चीज़ से और यही वजह है कि अब ये सोशल मीडिया के जर्नलिस्टों को और ये जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं इनको सोशल मीडिया के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यही वजह है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि वो वक्त अब जा चुका है जब राहुल गांधी अकेले पड़ते थे। अब राहुल गांधी के साथ पार्टी में भी एक बहुत मजबूत सिस्टम है उनका जो साथ खड़ा होता है और पार्टी के बाहर उनको पसंद करने वालों की भी एक बहुत बड़ी तादाद हो गई है। वो हर उस वक्त खड़ी होती है जब जब राहुल गांधी पर बेमतलब का या बेवजह का हमला होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए क्योंकि आप जब लाइक करेंगे तो हम जैसों की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो विपक्ष को और मजबूती मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक लाइक बटन दबा दीजिए, उसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसमें भी सिर्फ आपने सब्सक्रिप्शन का एक बटन दबाना है, कोई पैसा कोई मेहनत आपका नहीं जाएगा, बस सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए, आपकी राय से बड़ा ज्ञानवर्धन होता है। और जैसा मैंने कहा, अगर हमारी आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो जॉइन बटन या सुपर थैंक्स के ज़रिए आप हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपकी इच्छा पर निर्भर है, उसमें कोई रिक्वेस्ट कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करने की मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है। नमस्कार।